तो ये कहानी है एक लेजेंडरी अल्केमिस्ट शेंगजियान की, जिस पर किस्मत कुछ जरा ही मेहरबान है, क्योंकि शेंगजियान की कहानी की शुरुआत हुई दो खूबसूरत स्वर्ग से गिरी गॉडेस के साथ, जिन्होंने जमीन पर आने के बाद शेंगजियान को ताकतवर करने के लिए उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करते उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। हालांकि उसकी एक फियांसे पहले भी थी। अगर ठरकपन में बात करें तो बैटल थ्रू द हेवन के ज़्यामियान को तो शेंगजियान से ट्यूशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक आपने ऐसा पावरफुल और ठरकी हीरो कहीं नहीं देखा होगा। जिन लोगों ने वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड की नॉवल पढ़ी है वो जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नॉवल में शेंगजियान की इतनी पावरफुल बीवियां है कि उन सबका तो नाम याद रखना भी मुश्किल है। अगर आपको कभी किसी हीरो को ठरकी नंबर 1 का टाइटल देना हो तो मुझे लगता है कि वो आसानी के साथ शेंगजियान को मिल जाएगा। मगर शेंगजियान को पावर लेवल में भी कम नहीं समझा जा सकता। बेशक उसकी शुरुआत 0 से हुई, लेकिन आखिर तक आते आते वो 3 रैंक्स का एक महान एल्केमिस्ट बन जाता है। तो चलो फिर इस इंट्रो के साथ हमारे मासूम से ठरकी बनने वाले शेंगजियान की जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत डिवाइन रेल्म से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे इवल गॉड्स यहाँ पर 2 लड़कियों को फॉलो कर रहे थे और वो उन दोनों खूबसूरत गॉडेस से कह रहे थे कि सुमिया और बायुवी, तुम दोनों ने 3 रेल्म्स को खतरे में डाल दिया है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए हमें तुम्हें खत्म करना होगा। जिस पर मिया एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस पर काउंटर अटैक करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हें पूछे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इससे बेहतर तो हमें मौत ही आ जाए। ये कहते हुए वो दोनों गॉडेस उनके साथ फाइट बैक करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर मौजूद गॉड्स की तादाद काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिन्होंने चारों तरफ से इन दोनों को घेर लिया था। मगर मिस बायुवी और मिस सुमियाओ के पास यिन यांग डिवाइन वेन्स थे, जो कि इतना पावरफुल ट्रेजर है कि उससे ये सारे के सारे गॉड्स हासिल करना चाहते हैं। इन एक्सट्रीम यिन यांग डिवाइन वेन्स को हासिल करने के लिए ये सारे के सारे बहाने लगा रहे थे और मिस सुमिया और बायुवी भी इस बात को अच्छे से जानती थी। इसलिए ये दोनों गुस्सा होते हुए अपनी यिन यांग डिवाइन वेन्स की पावर एक्टिवेट करके यहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर से मिस सुमियाओ ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे कई सारे फिनिक्स बर्ड्स समन कर लिए थे और वो तेजी के साथ सामने की तरफ बढ़ने लगे। इन फ्लेमिंग बर्ड्स को जरा पावरफुल करने के लिए हम देखते हैं कि मिस बायुवी अपनी इवल मैजिक का इस्तेमाल करती है, जहां पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे छोटे बर्ड्स कंबाइन होकर एक बड़े सी इवल मैजिक बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गए। और ये अटैक इतना सारा पावरफुल था कि इसके सामने वो सारे के सारे गॉड्स मिलकर भी नहीं टिक पा रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि मिस बायुवी और सुमियो जीतने वाली है। मगर तभी अचानक वहां पर इमोर्टल रेल्म का एम्परर आ जाता है, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस बर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि इवल विच, बायुवी तुम अच्छे से जानती हो कि इमोर्टल रेल्म में इवल मैजिक का इस्तेमाल करना मना है। ये यहाँ के हेवनली रूल्स के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। जो कहते हुए इमोर्टल एम्परर यहाँ पर इन लोगों पर प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। मगर मिस सुमियो तो जानती थी कि उसी इमोर्टल एम्परर की सारी साजिश है, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम कमीने डीमन, ये अच्छाई और बुराई का नाटक करना बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम ही ये सब कुछ करवा रहे हो। जिस पर तो वो एम्परर गुस्सा हो गया और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई, और ये कहती वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते उन दोनों को कुचलने की कोशिश करता है। मिस बायुवी और सुमियाओ जानती थी कि उसका मुकाबला करना काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी वो दोनों हार नहीं मानती और अपनी यिन यांग की पावर इकट्ठा करते हुए यहाँ पर एक डिवाइन सोर्ड समन कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उस कमीने एम्परर के पाम अटैक से टकराने लगी। यहाँ पर इन दोनों अटैक्स के टकराव की वजह से हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जिस प्रेशर के कारण आसपास के कई सारे गॉड्स जान से मारे जाते हैं। मिस यूमी और बायुवी भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वो कमीना एम्परर तो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ मिस सुमिया और बायुवी भी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर बेहोश होते हुए नीचे एक वोर्टेक्स में जा गिरी। जो वोर्टेक्स इन दोनों को कहाँ लेके जाएगा ये तो कोई नहीं जानता था। इवन कि वो कमीना एम्परर भी यहाँ पर अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि चाहे तीनों रेल्म्स को उलट पुलट क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी उन दोनों की तलाश करो। हर हाल में मुझे वो एक्सट्रीम यिन यांग वेन्स चाहिए। ये सुनकर उसके चमचे हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ मोर्टल रेल्म में आ चुका था, जहाँ पर हम हमारे हीरो शेंगजियान को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे क्लिफ में नीचे की तरफ जाता जा रहा है। फिर चूंकि यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, इसलिए पत्थर स्लिपरी हो गए थे, जिस वजह से हम देखते हैं कि शेंगजियान ऊपर से नीचे की तरफ गिरने वाला था, मगर वो फौरन ही वक्त रहती है अपनी तलवार को बाहर की तरफ समन करके यहाँ उन चट्टानों में घर देता है, जिस वजह से शेंगजियान बच गया। शेंगजियान चैन की सांस लेते हुए नीचे की तरफ देखकर कहता है कि ये इमोर्टल डीमन क्लिफ है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ की डेथ एनर्जी इतनी सारा कंडेंस होगी, लेकिन मुझे हर हाल में हेल लिंक्सी भी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे अपने स्पिरिचुअल वेन्स को अवेकन करना है तो मुझे उसके लिए हेल लिंक्सी हर्ब की जरूरत पड़ेगी। यही मेरे पास आखिरी मौका है। ये सब सोचते हुए शेंगजियान मोटिवेट होकर नीचे की तरफ आ गया था, जहाँ नीचे की तरफ खाई में डेथ एनर्जी चारों तरफ फैली हुई थी, इसलिए शेंगजियान अपनी तलवार को लेकर चौकन्ना रहने की कोशिश करता है और वो धीरे धीरे से सामने की तरफ बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद अचानक शेंगजियान को अपने सामने कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर तो शेंगजियान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि ये वही इमोर्टल हर्ब हेल लिंक्सी था, जिसे
हासिल करने के लिए शेंगजियान तेजी के साथ उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक शेंगजियान पर पीछे से वहाँ के गार्डियन बीस्ट ने हमला कर दिया, जिसे डॉज करते हुए शेंगजियान उसके साथ फाइट बैक करने की कोशिश करता है, मगर शेंगजियान को जानने को मिलता है कि उस बीस्ट की बॉडी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उल्टा उसकी तलवार में ही क्रैक आ चुके थे, जबकि उस बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब देखकर भी शेंगजियान फाइट करने से नहीं रुकता, बल्कि वो अभी भी उस बीस्ट पर अटैक कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट अपने पूंछ का इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान को ब्रूटली हिट कर देता है, जिसकी वजह से शेंगजियान उड़ते उड़ते दूर जा गिरा और हमें शेंगजियान के पास के विजन देखने को मिलते हैं, जिन विजन से हमें जानने को मिलता है कि शेंगजियान अभी तक अपने स्पिरिचुअल वेन्स को अवेकन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उसके क्लैन के मेंबर उसे कचरे की तरह ट्रीट करते थे। हालांकि शेंगजियान का फादर इनके क्लैन का लीडर है, मगर फैमिली रूल्स के हिसाब से अगर किसी भी क्लैन लीडर के बेटे के स्पिरिचुअल वेन्स अवेकन नहीं हो पाते तो वो क्लैन लीडर नहीं रह सकता, उसे अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। शेंगजियान की वजह से उसके फादर को क्लैन लीडर की पोजीशन से हटाया जाने वाला था और इसी वजह से शेंगजियान को काफी बुरा महसूस हो रहा था, जो बातें शेंगजियान को मोटिवेट कर रही थी, और इसी वजह से वो आज के दिन यहाँ पर हार नहीं मानता, वो हर हाल में अपने स्पिरिचुअल वेन्स को अवेकन करना चाहता है, जिसके लिए एक बार फिर से शेंगजियान ने खड़े होकर उस बीस्ट का मुकाबला करने की कोशिश की। हालांकि वो बीस्ट बार बार यहाँ शेंगजियान को उठा उठा कर पटक रहा था, मगर हर बार गिरने के बाद शेंगजियान यही सोचकर खड़ा हो जाता कि मैं अपने फादर पर एक बर्डन बनकर नहीं रह सकता, मुझे हर हाल में ये हेलिंगजी हर्ब चाहिए, और इसीलिए हम देखते हैं कि शेंगजियान ने अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू कर दिया, जहाँ उसके दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आ जाता है। हम देखते हैं कि वो उस बीस्ट को अपने पीछे दौड़ाते हुए तीसी के साथ खाई के ऊपर से जंप कर चुका, जहाँ पर उसने रस्सी का इस्तेमाल करते हुए खुद तो खाई पार कर ली, और जब वो बीस्ट जंप करते हुए खाई के बीच में था तभी अचानक शेंगजियान ने अपनी रस्सी को खींचते हुए ऊपर की चट्टानें यहाँ उस बीस्ट पर गिरा दी, जिसकी वजह से वो बीस्ट तीसी के साथ नीचे लावा में गिर जाता है, जो करने के बाद शेंगजियान खुश होते हुए फौरन से उस लेजेंडरी इमोर्टल हर्ब हेलिंगजी के पास चला जाता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता, आखिरकार मुझे हेलिंगजी हर्ब मिल चुका है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस बीस्ट को तो कुछ भी नहीं हुआ था और वो लावा से जिंदा सलामत निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया, जो कि शेंगजियान को देखकर पहले से भी जरा गुस्से में आ चुका था। शेंगजियान उस बीस्ट को देखते हुए फौरन से इस इमोर्टल हेलिंगजी हर्ब को उठाकर वहां से भागना शुरू कर चुका, जहाँ भागते भागते शेंगजियान एक नैरो केव के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर वो बीस्ट नहीं आ सकता था, और हम देखते हैं कि वहां से शेंगजियान ने इस खाई की ओर भी जरा गहराई में जंप कर दिया, जहाँ नीचे आने के बाद जब शेंगजियान ने अपनी आंखें खोली तो वो देखता है कि वो तो एक लड़की के ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस बाई यूवी थी। इस खूबसूरत लड़की को तो यहाँ पर देखकर शेंगजियान हैरान होते हुए कहता है कि ये इमोर्टल डीमन क्लिफ काफी खतरनाक जगह है, आखिर ऐसी एक खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्यों लेटी होगी। शेंगजियान ये सब सोच रहा था और वो उसे देखने की कोशिश करता है कि क्या ये लड़की जिंदा भी है कि नहीं, मगर तभी अचानक मिस बाई यूवी होश में आ जाती है, जो कि शेंगजियान को गलत समझ बैठी और वो फौरन से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसके अटैक के कारण शेंगजियान भी पीछे की तरफ दिखेला गया और उसके मुंह से खून निकल आया था, लेकिन फिर भी वो फाइट के लिए खुद को तैयार करते हुए कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन, इसकी स्पिरिचुअल पावर तो काफी खतरनाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बाई यूवी अपने सेकंड अटैक नहीं जनरेट कर पाती क्योंकि वो बुरी तरीके से इंजर्ड थी, इसलिए वो रुक जाती है। शेंगजियान तो हैरान होकर सवाल करते हुए पूछ रहा था कि आखिर तुम हो कौन। अभी अचानक शेंगजियान को वही साइड पर मिस यू मियाओ भी दिखाई देती है, जिसकी हालत भी इंजर्ड होने की वजह से काफी ज्यादा खराब थी, और वो धीरे धीरे से शेंगजियान के पास आते हुए कह रही थी कि फिक्र मत करो लड़के, हम कोई बुरे इंसान नहीं है। लेकिन मिस बाई यूवी गुस्सा होते हुए कहती है फिर भी तुम जैसे कीड़े को कुचलना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं। ये सुनकर मिस यूमी यहाँ पर बाई यूवी को शांत कराते हुए कहती है कि शांत हो जाओ सिस्टर, हाँ पहले हम इससे पूछ लेते हैं कि आखिर ये अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है। ये सुनकर तो शेंगजियान फौरन इन लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं हूँ शेंगजियान, मैं यहाँ पर कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए आया हुआ था और ऊपर से आप लोगों पर आ गिरा, मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ अगर मेरी वजह से आप दोनों को कुछ भी बुरा लगा हो। शेंगजियान की ये बातें सुनकर मिस यूमी समझ गई थी कि वो सच कह रहा है, इसलिए वो खुद को भी इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम है सू मियाओ, लोग मुझे प्यार से मिमी कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस यूमी तो काफी जरा पोलाइट थी, पर दूसरी तरफ बाई यूवी एटीट्यूड वाली है, वो यहाँ पर शेंगजियान को जवाब देते हुए कहती है कि मैं हूँ बाई यूवी, इससे ज्यादा वो एक लफ्ज भी नहीं बोलती। यहाँ पर शेंगजियान भी इन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद अब यहाँ से जाने लगा था। ये तभी अचानक मिस यूमी की नजर यहाँ शेंगजियान के स्टोरेज बैग पर पड़ जाती है, जिसके अंदर उसने हेलिंगजी को महसूस कर लिया था, और वो इस बारे में मिस बाई यूवी को भी बताती है, जो सुनकर बाई यूवी कह रही थी कि ठीक है मैं भी इस लड़की को जान से मार डालती हूँ ताकि हम हेलिंगजी का इस्तेमाल करते हुए अपने जख्मों को हील कर सके। लेकिन मिस यूमी उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, याद है ना मास्टर ने क्या कहा था, हमें बिला वजह लोगों को मारना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। अभी ये दोनों ये सारी बातें कर ही रही थी, तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान भी अचानक से रुककर पीछे की तरफ मुड़ते हुए इन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे मैं तुम दोनों से पूछना तो भूल ही गया कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रही हो। जो सुनती है क्यूट सी यूमी ने तो यहाँ पर ओवर एक्टिंग करना शुरू कर दी। वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि हम लोग अपनी जान बचाकर भाग रही थी और बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए हम यहाँ पर आ फंसी। अब तो इस इमोर्टल डीमन क्लिफ से हम लोगों का निकलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर इतने खतरनाक बीस्ट जो मौजूद
है। अगर जल्दी हमारे ये जख्म हील नहीं किए गए तो मुझे तो लगता है कि हम अगले 24 घंटों के अंदर मर जाएंगे। ये सब करते हुए स्यूमी यहाँ पर एक्टिंग करते हुए अपने मुंह से खून की उल्टी भी करती है, जो देखकर तो शेंगजियान थोड़ा सा घबरा गया था और वो स्यूमी से कहता है कि मेरे पास कुछ मेडिकल पिल्स है, इनका इस्तेमाल करते हुए शायद तुम ठीक हो सकती हो। लेकिन मैं स्यूमी मना करते हुए कहती है कि ऑर्डिनरी पिल से हमारा काम नहीं हो सकता अनलेस तुम्हारे पास कोई चमत्कारी एलेक्सर या हर्ब ना हो। सिर्फ कोई चमत्कारी एलेक्सर या हमारी जान बचा सकता है। ये सब कहते हुए वो ओवर एक्टिंग कर ही रही थी, क्योंकि ये सब सुनकर तो शेंगजियान गहरी सोच में पड़ गया था। वो अपने मन में सोचने लगा कि मेरे पास हेललिंग्जी मौजूद तो है, लेकिन वो मेरा आखिरी मौका है मेरी स्पिरिचुअल वेन्स को अवेकन करने के लिए। अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ में स्यूमी ने बायुवी को भी इशारा कर दिया था कि एक्टिंग शुरू कर। हालांकि बायुवी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मिमी के लिए वो ये करने के लिए तैयार हो गई और हम देखते हैं कि वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं मर गई और ये कहती वो बेहोश होकर नीचे गिरने की एक्टिंग करती है, जिसे स्यूमी ने फौरन से पकड़ लिया तो और वो रोते हुए कह रही थी कि नहीं मेरी बहन तो मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। ये देखकर तो शेंगजियान भी भागता भागता फौरन उसके पास आ जाता है, मगर अभी भी वो सोच में पड़ा हुआ था। इसलिए हम देखते हैं कि स्यूमी ने और ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। उसकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि शेंगजियान भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अपने मन में फैसला करते हुए कहता है कि चाहे मेरे पास ये इमोर्टल हर्ब हो या ना हो, मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल वेन्स हो या ना हो, मैं फिर भी शेंगजियान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब मुझे डिफाइन नहीं करता, मैं यूजलेस नहीं हूँ। यहाँ पर शेंगजियान ये सब सोचते हुए फौरन से हेललिंग्जी को बाहर निकालकर उनके सामने पेश कर चुका, जिसे देखकर तो मिस यूमी एक्टिंग करते हुए कहती है कि ये तो प्रीशियस एलेक्सर हेललिंग्जी है ना, जो कि टूटे हुए मेंडेरियंस या फिर जख्मों को हील कर सकता है। इस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये कीमती है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ स्यूमी तो यहाँ पर उसकी ये बात पूरी करने से पहले ही वो एलेक्सर छीन चुकी थी। शेंगजियान तो बस आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ में स्यूमी यहाँ पर बायुवी को उठाने के बाद उस हेललिंग्जी एलेक्सर का इस्तेमाल करके यहाँ पर खुद को और अपनी बहन को हील करने की कोशिश करती है, जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी स्पिरिचुअल पावर तो काफी खतरनाक थी। शेंगजियान तो उनकी स्पिरिचुअल पावर को देखते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि पता नहीं आखिर ये दोनों लड़कियां होगी कौन, ये आई कहां से, इनके स्पिरिचुअल पावर का तो जवाब नहीं। यहाँ पर शेंगजियान ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूमी ने खून की उल्टियां करना शुरू कर दी। अपने स्टेप सिस्टर को इस कंडीशन में देखकर तो बायुवी गुस्से से पागल हो गई थी और वो फौरन से यहाँ पर शेंगजियान को गर्दन से पकड़ते हुए कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुमने आखिर उस मेडिसिन एलेक्सर में जहर क्यों मिलाया था। यहाँ पर शेंगजियान तो कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो जानता भी नहीं था कि आखिर बायुवी किस बारे में बात कर रही है। मगर दूसरी तरफ स्यूमी यहाँ पर बुरी कंडीशन में बायुवी को रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, ये उसने नहीं किया, तुम जानती हो कि हम दोनों के मेंडेरियन इस वक्त बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और हेललिंग्जी एलेक्सर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हमारे मेंडेरियन उसे होल्ड नहीं कर पाए। लगता है कि हम दोनों का अंत करीब है। ये सब कहते हुए स्यूमी वहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाती है। दूसरी तरफ बायुवी भी कमजोरी की वजह से बेहोश होने वाली थी। इन दोनों की ऐसी कंडीशन देखकर यहाँ शेंगजियान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन दोनों की मदद करने के लिए क्या करे। ये अभी शेंगजियान सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक और प्रॉब्लम आ गई। हम देखते हैं कि उस गार्डियन बीस्ट ने शेंगजियान को सेंस कर लिया था और वो शेंगजियान को ढूंढते हुए फौरन से जंप करते हुए इस खाई में आ जाता है। इस गार्डियन बीस्ट को तो यहाँ पर देखकर शेंगजियान और भी ज्यादा परेशान हो गया था और वो फौरन से बायुवी को उठाते हुए यहाँ पर स्यूमी के पास लाते हुए कहता है कि तुम दोनों अपना ख्याल रखो, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को निपटा कर आता हूँ। और ये कहते ही शेंगजियान अपनी तलवार को निकालकर तेजी से भागते उस गार्डियन बीस्ट के साथ फाइट करने शुरू हो गया, जो सब में स्यूमी देख रही थी। शेंगजियान बेशक इस गार्डियन बीस्ट से काफी ज्यादा कमजोर है, वो चाहता तो वो यहाँ से भाग सकता था, मगर फिर भी इन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए वो यहाँ पर इस बीस्ट से टकराना शुरू कर देता है, ये जानते हुए भी कि उसके जितना मुश्किल है। यहाँ पर लगातार उस बीस्ट से टकराते हुए हम देखते हैं कि शेंगजियान की तलवार टूट चुकी थी। वो बीस्ट शेंगजियान को बुरी तरीके से हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है, मगर हम देखते हैं कि शेंगजियान एक बार फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो गया। हालांकि उसके हाथ में कोई वेपन भी नहीं था। हम देखते हैं कि वो लगातार इसी तरह उस बीस्ट से टकरा रहा था और वो बीस्ट लगातार बार बार शेंगजियान को पटक रहा था। शेंगजियान फिर भी हार नहीं मानता, हर बार जख्मी होकर नीचे गिरने के बाद वो दोबारा से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता। ये सब देखकर यहाँ पर मिस यूमी और बायुवी दोनों ही शेंगजियान से काफी इंप्रेस हो चुकी थी। इस लड़के में कुछ न कुछ खास है, ये दिल का अच्छा है और ये कभी भी हार नहीं मानता। इसलिए मिस यूमी ने एक फैसला किया। वो धीरे से यहाँ पर बायुवी के पास आते हुए कहती है कि हमें उस मेडिसिन का इफेक्ट यहाँ पर किसी और के साथ शेयर करना होगा, वरना वैसे भी हम दोनों मारी जाएंगी। ये सब कहते हुए वो दोनों ही यहाँ शेंगजियान की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्डियन बीस्ट भी शेंगजियान को कुचलने के लिए तीसी के साथ जंप करते हुए अपने पंजे से उसे दबाना शुरू कर चुका। शेंगजियान अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बावजूद भी उस पंजे को हटा नहीं पा रहा था और इससे पहले कि वो इस पंजे के नीचे कुचला जाता, तभी अचानक एक गोल्डन एनर्जी शेंगजियान की बॉडी को कवर कर लेती है, जिसने उस गार्डियन बीस्ट को तो उठाकर पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारा। साथ ही साथ शेंगजियान भी उड़ता उड़ता तीसी के साथ यहाँ मिस बायुवी और स्यूमी के पास आ जाता है, जहाँ पर मिस स्यूमी कह रही थी कि लड़के तुम जानते भी नहीं कि तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हें आज के दिन एक बेमिसाल ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि मिस स्यूमी और बायुवी दोनों ने अपनी उंगलियों को काटकर
अपना ब्लड बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसमें शेंगजियान का ब्लड भी ऐड करके ये तीनों यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देती है। मिस बायुवी कह रही थी कि डीमंस मेरे सामने घुटने टेकते हैं। दूसरी तरफ मिस यूमी कह रही थी कि इमोर्टल मुझसे डरते हैं। तो आज हम अपनी स्ट्रेंथ को तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। आज के बाद से हम तीनों हमेशा लाइफ टाइम के लिए एक साथ कल्टीवेशन करके एक साथ रहेंगे। ये सब कहते हुए मिस यूमी और बायुवी दोनों ने अपनी एक्सट्रीम यिन यांग वेन्स को यहाँ शेंगजियान की बॉडी में डालना शुरू कर दिया था, जिसकी स्पिरिचुअल पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ शेंगजियान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो दर्द से चिल्ला रहा था। लेकिन मिस यूमी उसे आवाज देते हुए कहती है कि तुम्हें होल्ड करना होगा, तुम आखिरी टाइम पर आकर फील नहीं कर सकते वरना हम तीनों मारे जाएंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि शेंगजियान लगातार उस दर्द को बर्दाश्त करता रहा, जहां पर हम देखते हैं कि मिस यूमी और बायुवी दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करके एक साथ ही यहाँ शेंगजियान की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। मिस बायुवी जिसके पास एक इवल गॉडेस की पावर थी और दूसरी तरफ मिस यूमी जिसके पास इमोर्टल गॉडेस की पावर थी, ये दोनों पावर वो शेंगजियान की बॉडी में ट्रांसफर करने लगी, जिसकी वजह से अचानक ही शेंगजियान की यिन यांग वेन्स एक्टिवेट होकर उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। शेंगजियान जोरों के साथ चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। मिस यूमी और बायुवी दोनों उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरी। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इनका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गार्डियन बीस्ट मिस यूमी पर हमला करते हुए उसे जान से मारने के लिए जंप कर ही चुका था। बायुवी तो ये देखकर घबराते हुए फौरन से यूमी को कवर कर लेती है, मगर इससे पहले कि वो गार्डियन बीस्ट इन लोगों को टच भी कर पाता तभी अचानक कोई उसे पावरफुल हिट करते हुए तीसी के साथ पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारता है। जो हीरो कोई और नहीं बल्कि हमारा शेंगजियान था, और वो इस वक्त काफी ज्यादा कूल और खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो गार्डियन बीस्ट एक बार फिर से खड़े होकर शेंगजियान पर अटैक्स करने की कोशिश करता है, मगर अब तो शेंगजियान उसके अटैक्स को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे कि ये कोई बच्चों का खेल हो। और शेंगजियान ने उसे एक पावरफुल किक करके पीछे की तरफ दे मारा, जो देखकर तो उस गार्डियन बीस्ट को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मगर अब बारी शेंगजियान की थी और वो लगातार इस बीस्ट की पिटाई करना शुरू कर देता है। जहाँ पर इस बीस्ट को इतनी बुरी तरीके से पीटता हुआ देखकर मिस यूमी भी मुस्कुराते हुए बायुवी से कह रही थी कि ये लड़का है ना कमाल का। इसके बाद बारी आती है सबसे कूल सीन की, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान अपने एक्सट्रीम यिन यांग वेन्स की पावर को एक्टिवेट करके एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी तरफ वो गार्डियन बीस्ट तेजी के साथ भागते हुए आने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं कि शेंगजियान ने कूल तरीके से उसी फॉर्मेशन के अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस गार्डियन बीस्ट पर अटैक कर दिया। यार ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, इसकी वजह से वो बीस्ट तो एवेपोरेट हो जाता है। इवन के पीछे की तरफ जितने भी पहाड़ थे उनके बीच में भी रास्ता बन चुका था। शेंगजियान भी अपनी इसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के साथ अचानक से बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगली बार जब शेंगजियान की आंखें खुली तो वो अपने घर में मौजूद था, जहाँ शेंगजियान वो सब याद करते हुए कह रहा था कि आखिर मैं अपने घर में कैसे हूँ। तभी मिस यूमी उसके सामने आते हुए कहती है, तो आखिरकार तुम जाग गए, हमें उठाकर तुम्हें तुम्हारे घर लाए थे। जो सुनकर शेंगजियान फौरन से बैठ जाता है, मगर वो यहाँ पर इन दोनों को देखकर थोड़ा सा परेशान भी था। इसलिए मिस यूमी कहती है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हें रात के अंधेरे में यहाँ पर लाए थे, हमें यहाँ पर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। ये सुनकर तो शेंगजियान को भी अच्छा लगा। साथ ही सर वो मिस यूमी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कल रात वहाँ पर वो हुआ क्या था। मिस यूमी शेंगजियान की ये बात सुनकर मुस्कुराते उससे कहती है कि अपनी इनर एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। जो सुनकर शेंगजियान फौरन से बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो देखता है कि उसके स्पिरिट वेन्स एक्टिवेट हो गए थे, जिन्हें देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। मिस यूमी फौरन उसके पास आकर कहती है कि ये कोई नॉर्मल स्पिरिट वेन नहीं, बल्कि हमने अपने 2 डिवाइन लेवल के स्पिरिट वेन्स तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिए हैं। डिवाइन लेवल के स्पिरिट वेन्स का सुनकर तो शेंगजियान भी सरप्राइज हो गया था और वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों कहाँ से हो। इस पर मिस बायुवी जवाब देते हुए कहती है कि हम दोनों सेलेस्टियल मार्शल रेल्म से आए हैं, लेकिन इससे ज्यादा तुम हमसे कोई भी सवाल नहीं करोगे। जो सुनकर तो शेंगजियान धीरे से कहने लगा, लेकिन सेलेस्टियल और मोर्टल रेल्म के लोगों को तो आपस में इंटरेक्ट करना मना है ना। शेंगजियान अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक बायुवी ने अपनी इवल पावर को एक्टिवेट करके शेंगजियान के नीचे हेल का गेट ओपन कर दिया, जो देखकर तो शेंगजियान घबरा चुका था। लेकिन मिस यूमी उस हेल गेट को बंद करते हुए यहाँ पर शेंगजियान से कहती है कि तुम इस बारे में किसी से भी बात नहीं करोगे कि हम दोनों कौन है और कहाँ से आए। जो सुनकर शेंगजियान भी अपने मन में सोचने लगा कि ये दोनों ही लड़कियां काफी मिस्टीरियस हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों ने मुझ पर काफी बड़ा एहसान किया है, इसलिए मुझे इनकी बात को सीक्रेट रखना ही होगा। जो सब सोचते हुए सबसे पहले तो शेंगजियान इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही सर वो बताता है कि आज के बाद ये राज किसी और को मालूम नहीं होगा। मिस बायुवी जो कि मजे से चाय पी रही थी, वो खुश होते हुए कहती है, ये तो अच्छा हुआ, फिर तो अब हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं, वो भी तुम्हारे ही घर में। ये सुनकर तो शेंगजियान हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, मेरे घर में। इस पर मिस यूमी फौरन से खड़े होते हुए कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारी डिवाइन वेन्स ले लोगे और बदले में तुम्हें हमारे लिए कुछ भी नहीं करना होगा। जिस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरे लिए जरा अपनी फैमिली को समझाना थोड़ा सा
डिफिकल्ट काम होगा। मैं नहीं जानता कि आखिर मैं इस बारे में उन्हें कैसे बताऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस बायुई तो शेंगजियान को पूरी तरीके से इग्नोर करके बाथरूम की तरफ जाने लगी, जिसे मिस यूमी भी फॉलो करती है। शेंगजियान ये देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों वहाँ पर क्यों जा रही हो। इस पर मिस यूमी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि बेवकूफ, नहाने के लिए और किस लिए। ये सुनकर तो शेंगजियान और भी सारा घबरा चुका था। दूसरी तरफ मिस यूमी पर्दे गिराते हुए यहाँ पर बायुई के साथ पानी गर्म करके टब में नहाने लगी। शेंगजियान बेचारा घबराते घबराते कहता है कि प्लीज तुम दोनों थोड़ा जल्दी करो, जल्दी जल्दी नहा लो, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर आ गया तो मैं नहीं जानता कि आखिर मैं ये सब उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा। शेंगजियान का भी ये कहना ही था कि तभी अचानक किसी लड़की ने बाहर का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, जो कि कह रही थी कि शेंगजियान क्या तुम अंदर हो। उस लड़की की आवाज सुनकर तो शेंगजियान पूरी तरीके से बुकला जाता है और वो बुकलाते हुए कहता है ये तो ज़ूजियान है, मेरे फियांसे, प्लीज तुम दोनों छुप जाओ, वो तुम्हें यहाँ पर देख ना ले। ये कहते हुए शेंगजियान डरते डरते दरवाजा खोलने के लिए जाने लगता है, मगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस ज़ूजियान ने तो खुद ही दरवाजा खोल दिया और वो शेंगजियान से कहती है क्या है तुम इतने स्लो क्यों हो। ये कहते हुए मिस ज़ूजियान फौरन से अंदर की तरफ आ गई थी, जिसे देखकर तो शेंगजियान घबराते हुए कहता है कि ज़ूजियान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर मिस ज़ूजियान कहती है कि क्यों, क्या मेरा यहाँ पर आना मना है। जिस पर शेंगजियान घबराते हुए जवाब देकर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जो सब कहते हैं मिस ज़ूजियान ने वहाँ पर मुझे चाय का कप उठा लिया था और उस पर पहले मिस यूमी की लिपस्टिक लगी हुई है। ये देखकर तो शेंगजियान को पसीने आने लगे थे। वो मिस ज़ूजियान को बातों में लगाकर उसे उलझाने की कोशिश करता है, जिस पर मिस ज़ूजियान कहती है कि आखिर तुम इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्या यहाँ पर कोई दूसरी लड़की तुमने छुपाई हुई है। जिस पर तो शेंगजियान और भी जरा घबरा गया था और वो घबराते हुए जवाब देकर कहता है कि नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जिस पर मिस यूमी सवाल करते हुए पूछती है कि अच्छा फिर ये बताओ कि आखिर इस पर्दे के पीछे तुम पानी क्यों गर्म कर रहे हो। जिस पर शेंगजियान फौरन से जवाब देते हुए कहता है कि वो पानी मैंने अपने लिए गर्म किया था ताकि मैं नहा लूं। लेकिन मिस ज़ूजियान उसके ये जवाब सुनकर सेटिस्फाई नहीं होती, बल्कि वो सवाल करते हुए कहती है कि तुम तो हमेशा झरने में जाकर नहाते हो ना, तो आज घर पर कैसे। और ये कहती वो पर्दे की दूसरी पार जाने वाली थी, लेकिन शेंगजियान उसे रोकते हुए कहता है कि वो क्या है ना, कल मैं इमोर्टल डीमन क्लिफ गया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी और माइंड दोनों ही बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए झरने के पास जाने की मेरी एनर्जी नहीं बची। मैंने सोचा आज के दिन घर में ही अच्छे से नहा लेता हूँ। जो सुनकर मिस ज़ूजियान पहले तो रुक जाती है और ये देखकर शेंगजियान चैन की सांस लेने वाला था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ूजियान फौरन से पर्दे की दूसरी पार चली जाती है। ये देखकर तो शेंगजियान घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है कि सारा खेल खत्म हो गया, मेरे फियांसे पर्दे के पार दो नंगी लड़कियों को देख लेगी, उसके बाद वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। मगर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो कोई भी हंगामा नहीं हुआ था, इसलिए वो अंदर आकर देखने की कोशिश करता है, जहाँ पर मिस ज़ूजियान को तो कोई भी दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि मिस ज़ूजियान के आने से पहले बायुई और यूमी वहाँ से गायब हो चुकी थी। जो देखकर तो शेंगजियान भी काफी सारा खुश हो गया था और वो चैन की सांस लेते हुए यहाँ पर मिस ज़ूजियान के पास आते हुए कहता है कि आज के दिन आखिर तुम इतनी जासूसी क्यों कर रही हो। यही ये सारे बहाने तुम्हारे मेरे बाथरूम में आने के लिए तो नहीं, ताकि तुम मुझे नंगा नहाते हुए देख सको। शेंगजियान के मुँह से ये बातें सुनकर उसकी फियांसे भी ब्लश करते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, और वो शर्माते हुए फौरन वहाँ से भाग गई, जिसे रोकते हुए शेंगजियान भी फौरन उसके पीछे चला गया और पीछे की तरफ हम लोगों को यहाँ पर एक स्टोरेज रिंग देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर एक खूबसूरत जगह पर आ जाता है, जहाँ पर मिस ज़ूजियान और शेंगजियान मौजूद थे। मिस ज़ूजियान परेशान होते हुए शेंगजियान को बताती है कि शेंगजियान, फादर चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हालांकि मैंने उन्हें मना कर दिया और वो मेरे पीछे पड़ चुके हैं ताकि मैं याओ टियानहुआ से शादी करूं, और वो आज मुझे उनसे मिलवाने के लिए भी लेकर जाना चाहते हैं। ये सुनकर तो शेंगजियान को भी गुस्सा आ गया था। तभी अचानक मिस ज़ूजियान खड़ी होते हुए शेंगजियान का हाथ पकड़कर कहती है कि चलो शेंगजियान, यहाँ से भाग चलते हैं, यहीं दूर जाकर हम अपनी जिंदगी बसा लेंगे ताकि हमें कभी भी कोई एक दूसरे से जुदा ना कर सके। मिस ज़ूजियान इतनी सारा स्वीट थी। शेंगजियान भी उससे कहता है कि नादान लड़की, तुम इस तरह की बातें मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। शेंगजियान अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस ज़ूजियान फौरन उसको होंठों पर किस कर देती है, जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान एक प्यारा सा लवी डवी सीन क्रिएट हो गया था। मगर तभी अचानक कबाब में हड्डी मिस ज़ूजियान का फादर मास्टर ज़ू वहाँ पर आ जाता है, जो कि गुस्से में ज़ूजियान का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि इस कचरे से दूर रहना, और ये कहती वो ज़ूजियान को जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है। जहाँ बाहर की तरफ हम यहाँ याओ टियानहुआ को भी देखते हैं और वो मास्टर ज़ू को देखते हुए कहता है कि मास्टर ज़ू, आखिर आप इस मासूम बच्ची पर इतना सारा गुस्सा क्यों दिखा रही है, छोटी मोटी बातों पर इतना सारा गुस्सा नहीं होना चाहिए। याओ टियानहुआ को अचानक से यहाँ पर देखकर तो मास्टर ज़ू भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि टियानहुआ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चलो ये तो अच्छा हो गया, तुम्हारी मुलाकात मैं ज़ूजियान से करा देता हूँ। ये कहते हुए ज़ूजियान को वो कहता है कि टियानहुआ को ग्रीट करो, मगर ज़ूजियान ने तो मना कर दिया था, जिस पर मास्टर ज़ू गुस्सा होने लगे। लेकिन टियानहुआ कहता है कि कोई बात नहीं, अभी ये मुझे अच्छे से नहीं जानती, जब हमारी शादी हो जाएगी तब ये ऐसा नहीं करेगी। इस पर तो मिस ज़ूजियान खुश होते हुए कहती है कि ख्वाब देखना छोड़ दो, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कहती ज़ूजियान फौरन से जाकर शेंगजियान का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर तो मास्टर ज़ू गुस्सा होते हुए अपनी बेटी को डांटते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम जानती नहीं कि टियानहुआ रॉयल सिटी का नंबर 1 डिसाइपल है। तुम शेंगजियान जैसे कचरे के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद
बात कर रही हो, जिसके पास तो उसके स्पिरिचुअल वेन्स भी नहीं है। ये सब सुनकर तो शेंगजियान भी अब मास्टर जू से कहने लगा कि मास्टर जू, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है? आपकी फैमिली और हमारी फैमिली तो एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त है। आपकी और मेरी फादर की दोस्ती की वजह से तो ये एंगेजमेंट हुई थी। तो आखिर आज आप खुद ही इस मंगनी को क्यों तोड़ रही हो? ये सारा हंगामा देखकर तो वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगे। तभी अचानक वहाँ पर शन यी हान भी आ जाता है, जो कि शन फैमिली का ही मेंबर है और वो शेंगजियान के फादर की पोजीशन को लेकर अगला क्लैन लीडर बनना चाहता था। जो कि यहाँ पर आते हुए कहता है कि शेंगजियान, आखिर तुम क्या बेवकूफ हो? तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। क्या तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि तुम्हारे पास तुम्हारे स्पिरिचुअल वेन्स नहीं है? क्योंकि तुम अपने स्पिरिचुअल वेन्स को अवेकन नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारे फादर यानी कि शन टियानहू को अपनी क्लैन की लीडर पोजीशन को छोड़ना होगा। तो सोचो कि आखिर तुम जैसे यूजलेस के साथ कौन ही अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहेगा। यहाँ पर जब वो ये सारी बातें कह ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर शेंगजियान का फादर आ जाता है, जो कहते हुए कह रहे थे कि यी हान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यंगर जनरेशन के मामलों में इंटरफियर करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अपने फादर को तो यहाँ पर देखकर शेंगजियान भी खुश हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर टियानहू अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब मैं सब संभाल लूंगा। ये कहते हुए वो मास्टर जू के पास आकर कहते हैं कि हमारी दोस्ती कई सालों पुरानी है, हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं। तो बताओ कि आखिर आज के दिन अचानक से तुमने ये मंगनी तोड़ने वाली बात क्यों की? जो सुनकर मास्टर जू जवाब देते हुए कहते हैं कि कई सालों पहले जब हमने इस मंगनी को कराया था, तब हमें ये बात मालूम नहीं थी कि तुम्हारा बेटा एक यूजलेस इंसान है, जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल वेन्स नहीं है, और अब तो तुम अपनी क्लैन लीडर की पोजीशन को भी खोने वाले हो। तो बताओ कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी बेटी का रिश्ता आखिर ऐसी फैमिली में कैसे दूं जो कि मेरी बेटी की हिफाजत भी नहीं कर पाएंगे? ये सुनकर मिस जू सियान तो काफी जरा उदास हो गई थी, जबकि मास्टर टियानहू के पास भी देने के लिए कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है, यानी कि आप यही कहना चाहते हो कि अगर मेरे पास मेरे स्पिरिचुअल वेन्स होते तो इस मंगनी को तोड़ने की कोई भी वजह नहीं थी। ये कहते ही शेंगजियान ने यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर तो सब लोग शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो स्पिरिचुअल वेन्स है। शेंगजियान के फादर तो ये देखकर काफी जरा खुश हो गए थे, मगर तभी अचानक मिस्टर टियानहू यहाँ पर सामने की तरफ आते हुए शेंगजियान से कहता है, ये मुझे लगता है कि तुम्हारी ये स्पिरिचुअल वेन्स पर सिर्फ शो पीस है, ये किसी भी काम के नहीं है। जो सुनकर शेंगजियान सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर टियानहू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ये स्पिरिचुअल वेन्स नकली है, तुम्हारे साथ फाइट करने के बाद ही मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये किसी भी काम के नहीं। जो सुनकर तो शेंगजियान ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पर मिस जू सियान तो घबराने लगी, लेकिन शेंगजियान उसे समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और ये कहती यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान और टियानहू दोनों ही मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पर शेंगजियान अपने मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ आगे बढ़कर टियानहू पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो देखते हैं कि टियानहू के सामने उसकी स्ट्रेंथ अभी भी कम थी। जो देखकर तो शेंगजियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहने लगा कि पिछली बार जो मैंने लिजर्ड के साथ फाइट करते हुए स्ट्रेंथ हासिल की थी, लगता है कि वो ताकत एक्सट्रीम यिन यांग वेन्स को ट्रांसफर करने की वजह से सिर्फ कुछ ही देर के लिए मेरी बॉडी में आई थी। इसलिए अब शेंगजियान को अपनी स्ट्रेंथ के बजाय अपनी प्योर फ्लेम पर डिपेंड होना होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि वो अपनी वर्मिलियन फिनिक्स बर्ड की पावर एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से शेंगजियान के पंचेस के आसपास फ्लेम आ चुकी थी। ये देखकर तो टियानहू भी सरप्राइज हो गया था कि आखिर इस कचरे के पास इतनी प्योर फ्लेम आई कहां से, क्योंकि हम देखते हैं कि शेंगजियान अपनी उस प्योर फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए टियानहू पर अटैक्स करने लगा, जहां दूसरी तरफ टियानहू भी अपने पंखे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ शेंगजियान का मुकाबला करने की कोशिश करता है और शेंगजियान उस पर भारी पड़ने लगा, जिसकी वजह से टियानहू के हाथ से उसका पंखा जलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ ये देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये यूजलेस शेंगजियान याओ टियानहू को बराबर की टक्कर कैसे दे पा रहा है, क्योंकि वो इस रॉयल सिटी का नंबर 1 डिसाइपल था। इवन की टियानहू भी इस बेइज्जती की वजह से काफी गुस्सा हो चुका था। वो फौरन से अपनी थंडर की पावर एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो शेंगजियान की जान ले सके, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान भी कुछ कम नहीं था। यहाँ पर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते जब वो शेंगजियान के प्योर फ्लेम के साथ टकराता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके इफेक्ट के कारण टियानहू पीछे की तरफ दिखे लग गया, जबकि शेंगजियान भी उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने वाला था। लेकिन मिस जू सियान फौरन से जंप करते हुए शेंगजियान को संभाल लेती है और वो शेंगजियान से कहती है कि तुम ठीक तो होना, जिस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ टियानहू जो कि ठीक होने की एक्टिंग तो कर रहा था, लेकिन उसका एक हाथ बुरी तरीके से जल चुका है, जो देखकर तो एक बच्चा उस पर हंस रहा था, लेकिन उसकी मॉम ये देखते हुए फौरन उसका मुंह बंद कर लेती है। टियानहू को भी उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी मास्टर जू यहाँ टियानहू के पास आते हुए कहते हैं कि मास्टर टियानहू, मैं तो पहले ही जानता रहा कि ये शेंगजियान बिल्कुल भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ याओ टियानहू कहता है कि हाँ शेंगजियान, ये तो कहना पड़ेगा कि तुम्हारी ये स्पिरिचुअल वेन सच में
असली है। और अब मुझे कोई जरूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। और ये कहती है टियानहुआ वहाँ से फौरन रवाना हो गया। जो देखकर मास्टर जू तो समझ गए थे कि टियानहुआ गुस्से में है। वो अपनी बेटी को लेकर टियानहुआ के पीछे जाना चाहते थे, लेकिन सुसियान तो शेंगजियान का साथ नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए मास्टर जू अकेले ही टियानहुआ के पीछे भाग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ शेंगजियान का फादर उसके पास आ गया, जो कि शेंगजियान को शाबाशी देता है। साथ ही साथ वो उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारे ये स्पिरिचुअल विंग्स अचानक से अवेकन कैसे हो गए। इस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि वो क्या है ना कि कल मैं इमोर्टल डीमन क्लिफ किया था, वहाँ पर मुझे हेल लिंक सी एलेक्सर मिला और उसी की मदद से मैं ये कर पाया। जो सुनकर तो उसके फादर काफी खुश हो गए थे। साथ ही साथ शेंगजियान यहाँ पर मिस जूजियान से कह रहा था कि मैंने कहा था ना कि मैं कुछ न कुछ कर लूंगा, अब मुझे कोई भी तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। जो सुनकर मिस जूजियान तो ब्लश करते हुए कहती है कि ठीक है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और ये कहती वो शर्माकर वहाँ से भाग गई। इसके बाद शेंगजियान यहाँ पर अपने फादर से बात करते हुए कहता है चूंकि अब मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल विंग्स आ चुके हैं, तो अब तो शन यीहान ग्रेट एल्डर से कहकर आपको लीडर की पोजीशन से नहीं हटवा सकते ना। जिस पर शेंगजियान का फादर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वो मुझे बेशक लीडर की पोजीशन से हटा तो नहीं सकता, लेकिन वो 3 दिन बाद मुझे फाइट के लिए चैलेंज जरूर कर सकता है। अब अगर उसे शन क्लैन का लीडर बनना है तो उसे मेरे साथ फाइट करके फेयर एंड स्क्वायर जीतना होगा। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ याओ फैमिली के यंग मास्टर टियानहुआ पर भी आ जाता है, जिसका हाथ बुरी तरीके से घायल था। और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शेंगजियान तो एक यूजलेस कचरा था जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल विंग्स नहीं थे। इस पर मास्टर यीहान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन शायद कोई चमत्कार हो चुका है। पर फिर भी मैंने जो सोचा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं आपकी याओ फैमिली के साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ। वैसे भी आपकी याओ फैमिली इस रॉयल सिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है, इसलिए मैं अपने क्लैन का लीडर बनकर आपको ज्वाइन कर लूंगा, जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर टियानहुआ अपने पास से एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट निकालते हुए यहाँ मास्टर यीहान को देते हुए कहता है ये ठीक है, तुम जानते हो ना कि 3 दिन बाद तुम्हारा मुकाबला शन टियानहु से होगा और तब तुम्हें इसका किस तरह इस्तेमाल करना है ये तुम अच्छे से जानते हो। जो सुनकर तो मास्टर यीहान इवल्स की तरह मुस्कुराने लगा, जबकि यंग मास्टर टियानहुआ भी गुस्सा होते हुए कह रहा था कि शेंगजियान, आज जो तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं ये बेइज्जती नहीं बोलूंगा और तुम्हें इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इन सब के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ शेंगजियान पर आ जाता है, जो कि शाम को वापस अपने कमरे में आ गया था और वो चारों तरफ मिस यूमी और बायुवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसे यूमी और बायुवी छोटे साइज में दिखाई दी, जो देखकर तो वह हैरान होते हुए कहता है कि तुम आखिर ये क्या चीज बन चुकी हो। जिस पर मिस यूमी गुस्सा करते हुए कहती है कि हमने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम हमें चीज कह रहे हो, एटलीस्ट हमें मास्टर कहो। ये सुनकर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम दोनों का साइज इतना छोटा कैसे हो गया। ये सुनते हुए मिस यूमी यहाँ शेंगजियान को अपने पास से यिन यांग डिवाइन रिंग के पास ले आई थी, जिसके बारे में मिस यूमी यहाँ पर शेंगजियान को बताती है कि हमने अपनी स्पिरिट को इसके साथ अटैच कर लिया है। हमारी फिजिकल बॉडी इस वक्त इस रिंग के अंदर मौजूद है ताकि हम इस तरह के सोल फॉर्म में बाहर रह सके और तुम्हारे अलावा हमें कोई नहीं देख सकता, क्योंकि तुमने हमारे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो किया है। जो सुनकर शेंगजियान यहाँ पर उस यिन यांग डिवाइन रिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या मैं भी अपनी फिजिकल बॉडी के साथ इसके अंदर जा सकता हूँ। इस पर मिस यूमी उसे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, अभी तक तो तुम मोर्टल वॉरियर लेवल 3 रैंक पर हो, इसलिए तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल है। जो कहते हैं मिस यूमी और बायुवी वहाँ से जाने लगी। दूसरी तरफ शेंगजियान उसकी ये बात सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा, क्या मैं मोर्टल वॉरियर लेवल 3 पर पहुंच चुका हूँ। ये कहते हुए तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो खुश होते हुए कह रहा था कि ये स्पिरिचुअल विंग्स तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये डिवाइन स्पिरिचुअल विंग्स इतने सारा पावरफुल होंगे। इस पर मिस यूमी उससे कहती है कि हमारे डिवाइन स्पिरिचुअल विंग्स को इस तरह से वेस्ट मत करना, अब तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम खुद को तेजी के साथ ताकतवर करते हुए हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे फुलफिल कर सको। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो शेंगजियान सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रही है और वो इस बारे में सोचने लगा। जिस पर मिस यूमी कहती है कि ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, तुमने हमारे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इस वजह से हम तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये डिवाइन मेंडेरियंस तुम्हें फ्री में नहीं मिले, इसके बदले तुम्हें हमारी कल्टीवेशन वापस से रिकवर करने में हमारी मदद करनी होगी। ये सुनकर शेंगजियान सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा बताओ कि मैं तुम दोनों की कैसे मदद कर सकता हूँ। जिस पर बायुवी जवाब देते हुए कहती है कि वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले तुम्हें निर्वाणा रेल में पहुंचना होगा। जो सुनकर तो शेंगजियान सरप्राइज होते हुए कहता है कि लगता है कि तुम दोनों मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रही हो। इस पर मिस यूमी फोन से शेंगजियान के पास आकर उससे चेयर अप करते हुए कहती है कि इस तरह से उदास मत हो, मैं तुम्हें अपनी स्पेशल स्किल फोर्स सिंबल डिवाइन स्किल टेक्निक सिखाऊंगी जो कि तुम्हें ताकतवर होने में मदद करेगी। सबसे पहले आज के दिन मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ पावर ऑफ अजूर ड्रैगन, जिसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने एक्सट्रीम यिन यांग डिवाइन विंग्स पर फोकस करना होगा। उसके अंदर तुम्हें हेवन एंड अर्थ से सारी की सारी वुड एलिमेंटल एनर्जी इकट्ठा करके लानी होगी। यहाँ पर जैसे जैसे मिस यूमी बता रही थी शेंगजियान भी बिल्कुल वैसे ही वैसे कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पाता और वो हैरान होते हुए कहता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ। जिस पर मिस बायुवी और यूमी उससे बताती है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं, ये सब सीखने में लोगों को कई साल लग जाते हैं। तुम प्रैक्टिस करते रहो,
एक न एक दिन तुम सीख ही जाओगे। ये सब कहते हुए सिमी और बायुई दोनों से उस स्टोरेज रिंग के अंदर चली जाती है, जबकि शेंगजियान बाहर की तरफ प्रैक्टिस करता रहा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ शेंगजियान के फादर पर आ जाता है, जिसने अपने एक दोस्त को बुलवाया हुआ था और वो उससे कहता है कि 3 दिन बाद के फाइट के दौरान अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम शेंगजियान को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। वो बिल्कुल भी मास्टर यी हान के हाथों में नहीं आना चाहिए। जिस पर वो वॉरियर इमोशनल होकर जवाब देते हुए कहता है कि जैसा आप कहे, मैं अपनी जान को भी दांव पर लगाकर शेंगजियान की हिफाजत करूंगा। इसके बाद इसी तरह से 2 दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि सिर्फ 2 ही दिन के अंदर शेंगजियान ने आसपास की वुड एलिमेंटल एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दी थी, जो देखकर तो मिस बायुई भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो हैरान होते हुए कह रही थी कि सिर्फ 2 ही दिन के अंदर इस लड़के ने अज़ूर ड्रैगन की पावर को इतने हद तक एडवांस कर लिया। इसकी कल्टीवेशन स्पीड तो हम दोनों की यंगर जनरेशन से भी काफी ज्यादा तेज है। जिस पर मिस यूई जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मिस बायुई यहाँ पर थोड़ी सी उदास दिखाई दे रही थी, इसलिए उससे सवाल करते हुए कहती है कि बायुई तुम्हें क्या हुआ। जिस पर बायुई जवाब देते हुए कहती है कि वो लोग हमें लगातार ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो हम तक पहुँच जाएंगे, उन्हें एक दिन ये जगह भी जरूर मिल जाएगी। जिस पर मिस यूई जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, बस अब तो हमें सारी की सारी उम्मीदें इस लड़के से ही है। उम्मीद करते हैं कि हमारे एक्सट्रीम यिन यांग डिवाइन वेन्स की वजह से ये उस कल्टीवेशन लेवल को अचीव कर ले जो कि हमें चाहिए। इसके बाद आखिरकार कंपटीशन वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर शन फैमिली का ग्रेट एल्डर खड़ा होते हुए कहता है कि ये हमारी शन फैमिली का क्लैन लीडर कंपटीशन है, जिसे विटनेस करने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग आए वो उनका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर शेंगजियान के फादर टियानहू से कहता है, जो कि अब शेंगजियान के पास उसकी स्पिरिचुअल वेन्स आ चुके हैं, तो तुम भी अब इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। इस कंपटीशन के बेसिकली 3 कैंडिडेट्स थे। एक थे मास्टर टियानहू जो कि ऑलरेडी क्लैन लीडर है, और बाकी के 2 कैंडिडेट्स का नाम यी हान और हाओ हाई था। जहाँ पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि कंपटीशन की रूल बहुत ही सिंपल है, जो भी आखिर तक स्टेज पर टिका रहेगा वही होगा हमारे क्लैन का लीडर। टियानहू, चूंकि तुम हमारे प्रीवियस क्लैन लीडर हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम पहले स्टेज पर जाओ। ये तो सरासर चीटिंग थी। मास्टर ज़ू और शन जियांग भी इस बात को अच्छे से जानते थे और शन जियांग अपने फादर से कहने लगा कि ग्रेट एल्डर ये जान के कर रही है, वो जान के आपके लिए मुश्किलें बना रही है ताकि पहले आपको हाओ हाई का मुकाबला करना पड़े और उसके बाद यी हान का। जिस पर शन जियांग का फादर जवाब देते हुए कहता है कि एक बहादुर क्लैन लीडर कभी भी चुनौतियों से डरता नहीं बल्कि डटकर उनका मुकाबला करता है। और ये कहती वो फौरन से स्टेज पर जंप कर चुके, जहाँ वो ऊंची आवाज में कहते हैं कि मैं हूँ शन क्लैन का लीडर और बताओ कि सबसे पहले कौन मुझे चैलेंज करेगा। ये सुनकर हाओ हाई तेजी के साथ जंप करते हुए स्टेज पर आ जाता है, जहाँ वो शन टियानहू से कहने लगा कि बड़े भाई बेहतर होगा कि तुम हार मान लो, क्योंकि अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे को कभी भी हमारे क्लैन में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर टियानहू जवाब देते हुए कहता है कि बातें करना बंद करो, अगर लड़ना है तो सही से लड़ो। जो सुनकर तो हाओ हाई भी गुस्सा हो गया और वो फौरन से अपनी थंडर सोर्ड बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसके बाद वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए टियानहू पर अटैक्स करना शुरू कर चुका। मगर शन टियानहू की बॉडी कल्टीवेशन भी काफी जरा बेहतरीन थी, वो आसानी के साथ हाओ हाई का मुकाबला कर रहे थे, जो सब ऊपर से शन जियांग और मिस यूवी भी देख रहे थे। मिस यूवी शन जियांग को बताती है कि ये एक लेवल 6 का वॉरियर है, तुम्हारे फादर आसानी के साथ इसका मुकाबला कर लेंगे। असली मसला तो उन्हें यी हान का मुकाबला करते वक्त पेश आएगा, साथ ही साथ उनकी एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। ये सब कहते हुए मिस यूवी चली जाती है, जबकि शन जियांग को अपने फादर की फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ नीचे स्टेज में हम देखते हैं कि टियानहू काफी आसानी के साथ हाओ हाई का मुकाबला कर रहा था, मगर अचानक से हम देखते हैं कि हाओ हाई ने अपनी स्लैश टेक्निक को स्प्लिट कर दिया, जो कि शन टियानहू पर पीछे से हमला करने वाली थी। ये देखकर मास्टर टियानहू फौरन से अपने विजनर टाइगर स्पेल टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। यही उनकी स्पेशल स्किल थी, जिसे एक्टिवेट करने के बाद मास्टर टियानहू की स्पीड और ताकत काफी इंक्रीज हो चुकी थी। वो तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ हाओ हाई की काफी बुरी तरीके से पिटाई करने लगे, जहाँ उन्होंने हाओ हाई को उठाकर पटकना शुरू कर दिया था। सब लोग देखकर समझ गए थे कि टियानहू आसानी के साथ इस बैटल को जीत जाएगा। हाओ हाई को भी इस बात का यकीन था, मगर उससे पहले यी हान के साथ मिलकर एक इवल प्लान बनाया हुआ था, जहाँ पर यी हान के इशारे पर हम देखते हैं कि हाओ हाई ने फौरन अपने पास से वही डिमोनिक आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लिया, जिसे देखकर तो ग्रेट एल्डर भी उसे रुकने के लिए बोलते हैं, मगर हम देखते हैं कि हाओ हाई ने फौरन से उस डिमोनिक आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करके तेजी से उसे टियानहू की तरफ थ्रो कर दिया ताकि वो मारा जाए। टियानहू ये देखकर फौरन से पीछे की तरफ जंप करते हुए उस डिमोनिक आर्टिफैक्ट के अटैक को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और हम देखते हैं कि वो अटैक उसकी बॉडी के आर पार गुजर गया, जो देखकर तो सब लोग ही शौक हो गए थे, मगर यी हान ये देखकर मुस्कुरा रहा था। सब लोग जंप करते हुए फौरन से यहाँ टियानहू के पास आ जाते हैं, जहाँ शेंगजियान तो अपने फादर से सवाल करते पूछ रहा था कि फादर आप ठीक तो है ना। टियानहू खुद को कैसे तैसे संभाल कर रखा हुआ था और वो शेंगजियान को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए सामने की तरफ मौजूद यी हान को देखकर कहते हैं कि यी हान तुमने आखिर इस डिमोनिक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल इस कॉम्पिटिशन में क्यों करवाया। इस पर यी हान तो साफ साफ इनकार करते हुए कहता है कि तुमने खुद देखा कि वो मैं नहीं था, हाओ हाई था। ये सुनकर शेंगजियान गुस्सा होते हुए कहता है
कि मैं जानता हूँ कि ये तुम दोनों की ही मिली भगत है। ग्रेट एल्डर यहाँ ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि बस बहुत हुआ, मैं इस बारे में खुद इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा, मैं पता लगवाऊंगा कि आखिर वो डिमोनिक आर्टिफैक्ट कहाँ से आया था। और जहाँ तक इस कंपटीशन के रूल्स की बात है, चूंकि हाउ हाई ने डिमोनिक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया है इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया और शेन टियानहु इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड को जीत चुका है। यहाँ यीहान को डर था कि कहीं हाउ हाई मेरा नाम ना बता दे, इसलिए वो धीरे धीरे से हाउ हाई के पास आ गया, जहाँ वो उसके कान में कहता है कि फिक्र मत करो मेरे भाई, जब मैं क्लैन लीडर बन जाऊंगा उसके बाद तुम्हारी फैमिली और तुम आराम से यहाँ पर रह पाओगे। ये कहती यीहान ने फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हाउ हाई पर हमला कर दिया, जहाँ वो उसके मेंडेवियर्स को तोड़ देता है, जो देखकर सब लोग ही शॉक हो गए थे। यीहान सब लोगों को बताता है कि हाउ हाई ने रूल्स को तोड़ा है, उसने डिमोनिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने के ओपिनियन पर हमला किया, जो कि गलत है और फैमिली रूल्स के हिसाब से हमें उस आदमी के मेंडेवियर्स को ब्रेक करके उसे अपनी फैमिली से निकालना होगा, क्योंकि मैंने इस गद्दार को वो सजा दे दी है जो कि ये डिजर्व करता था। अब हम दोबारा से इस कंपटीशन को शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर शेंग जियान जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो, अभी भी मेरे फादर की इंजरी ठीक नहीं हुई, उन्हें गलत तरीके से इंजर्ड किया गया है। जिस पर दूसरी तरफ यीहान जवाब देते हुए कहता है कि ये भी हमारी फैमिली के कानून है, इस कंपटीशन को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक कोई क्लैन लीडर डिसाइड ना हो जाए, और मैं बिना फाइट करे शेन क्लैन का लीडर तो नहीं बनना चाहता, इसलिए टियानहु मेरे साथ फाइट करो। ये सुनकर शेंग जियान को तो काफी गुस्सा रहा था, वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े कमीने हो, ये सब कुछ तुमने ही करवाया है। यीहान भी इवल्स की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि लड़के अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम हमारे क्लैन के मामलों में टांग अड़ा सको। ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक पीछे से हम देखते हैं कि शेन टियानहु यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि ठीक है यीहान, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। जो सुनकर तो शेंग जियान अपने फादर के पास आते हुए कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है। इस पर उसका फादर जवाब देते हुए कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, ये एक बस छोटा सा डिमोनिक आर्टिफैक्ट ही तो था, वो मुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सकता। मगर दूसरी तरफ यीहान हंसते हुए कहता है कि तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो। यार तुम अच्छे से जानते हो कि ये फैमिली क्लैन लीडर का कंपटीशन है जिसमें मैं तुम पर रहम नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम हार मान लो, इससे एटलीस्ट तुम्हारी जान तो बच जाएगी। मगर शेन टियानहु जानता रहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद मेरे बेटे को ये लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो आखिरी दम तक फाइट करना चाहता था। क्योंकि साथ ही सर वो अपने दोस्त शेनफी से कहता है कि शेन जियांग को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं कुछ देर तक यीहान से लड़ते उसे यहाँ पर रोक कर रखने की कोशिश करूंगा ताकि शेन जियांग यहाँ से दूर जा सके, और शेनफी बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो शेन जियांग को यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि शेन जियांग वहाँ से नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ पीछे है शेन टियानहु यीहान के सामने आते हुए कहता है कि ये कंपटीशन तुम्हारे और मेरे बीच है, जिस पर यीहान कहता है कि हाँ अपनी पूरी चाल लगा देना। ये सुनकर टियानहु बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो अपनी फुल पावर अनलीश करने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो अपनी पावर्स को अनलीश करता अचानक से उसके डिमोनिक स्पेल एक्टिवेट हो जाता, जिस वजह से उससे इंटरनल इंजरीज होती, जो देखकर शेन टियानहु को भी कुछ समझ नहीं आता, और जैसे ही दूसरी बार उसने अपनी पावर्स को अनलीश करने की कोशिश किया अचानक से वो खून की उल्टी करते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। सबसे बड़ा झटका तो शेन जियांग को लगा, वो अपने फादर को गिरता हुआ देखकर तेजी से भागता उनके पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर टियानहु धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद करने लगा। शेन जियांग तो चिल्लाते हुए अपने फादर का नाम लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीहान को ये सब देखकर मजा आने लगा और वो कहता है कि ग्रेट एल्डर, यहाँ की सिचुएशन तो आप देख ही सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको क्लैन लीडर डिसाइड करके अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि ये बेकार आदमी तो पहले ही गिर चुका है। यहाँ शेन जियांग को ये बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था, और अब वो यीहान को माफ नहीं कर सकता, इसलिए वो फौरन से उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ। ये कहते हुए अपने अंकल शेनफी से कहता है कि मेरे फादर का ख्याल रखना, और वो खुद मैदान में धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर वो कहता है कि अपने फादर की जगह ये कंपटीशन अब मैं लड़ूंगा। तो सुनकर मिस जू जियान तो यहाँ शेंग जियान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इवन की ग्रेट एल्डर भी उसके पास आते हुए कहते हैं कि शेंग जियान बेवकूफ मत बनो, तुम्हारी कल्टिवेशन अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई कि तुम यीहान का मुकाबला कर सको। लेकिन मास्टर यीहान यहाँ पर इवल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि ग्रेट एल्डर, चूंकि ये बच्चा इतनी जिद कर ही रहा है तो इसको इसकी ख्वाहिश पूरी करने दो। जो सुनकर शेंग जियान यहाँ ऊंची आवाज में सब लोगों के सामने कहता है कि मैं शेंग जियान क्लैन लीडर की पोजीशन के लिए यीहान तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। सब लोग ये सुनकर आपस में बातें करने लगे, जबकि दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर यीहान से कहता है कि इस लड़के पर थोड़ा रहम दिखाना, एटलीस्ट इसकी जान बख्श देना। जो सुनकर यीहान हंसते हुए कहता है कि शेंग जियान, तुम अभी मोटर रेल्म के सिर्फ लेवल 3 के वॉरियर हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो, तुम वाकई में कितने नादान हो। ये कहते ही मास्टर यीहान ने अपनी आइस एबिलिटीज को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर दूसरी तरफ शेन जियांग भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो भी अपने प्योर फ्लेम एबिलिटी को एक्टिवेट करके यीहान का मुकाबला करना चाहता था, जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि मास्टर यीहान ने अपने आइस स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए शेन जियांग पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन जियांग भी अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। साथ ही सर वो तेजी से मूव करते हुए यहाँ मास्टर यीहान के पास आकर उस पर पंच अटैक करने की कोशिश करता है, मगर यीहान तो उसके हर एक अटैक को अपनी आइस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। जो सब देखकर दूसरी तरफ शेंग जियान ने फौरन से अपने ड्रैगन क्लॉ को एक्टिवेट कर लिया, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था, और वो आसानी के साथ उसके आइस शील्ड को
को ब्रेक कर देता है, जिसके कारण मास्टर यीहान तो धकेले हुए पीछे की तरफ आ गया, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। इवन की मास्टर यीहान भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास 2 एट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। ये कहती वो फन से अपने रेल्म ऑफ डार्क आइस एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से चारों तरफ स्टेज में आइस फैल चुकी थी। ये जगह जैसे मास्टर यीहान की कोई डोमेन बन चुकी हो। अब वो आसानी के साथ अपनी आइस को कंट्रोल करते हुए तीसी के साथ जमीन से आइस स्पाइक्स निकाल सकता था, जिसकी वजह से शेंगजियान अब चाहे जितनी मर्जी भागने की कोशिश करे उसके लिए मुश्किल आने लगी थी। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर यीहान अब सच में सीरियस हो चुका था। वो तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए शेंगजियान के सामने जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करता और वो अपने आइस स्पाइक्स को उसके हाथ में गुंसा देता है, जो देखकर मिस ज़ुजियान तो यह शेंगजियान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि ये सब कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर यीहान ने और भी कई सारे आइस स्पाइक्स क्रिएट करते हुए यहाँ शेंगजियांग की पीठ में खोप दिए थे। ये कहते हुए मास्टर यीहान हंसते हुए कह रहा था कि तुम बिल्कुल भी अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, आज के दिन तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। जो कहते हैं उसने शेंगजियांग को जान से मारने के लिए एक के बाद एक आइस स्पाइक्स यहाँ शेंगजियांग की बॉडी में पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। मिस बायुवी, स्यूमी और इवन की ज़ुजियान भी ये सब होता हुआ देख रही थी। मिस ज़ुजियान तो आगे की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन मास्टर ज़ू ने उसे रोक कर रखा हुआ था कि ये इनकी फैमिली का मामला है, तुम बीच में इंटरफियर नहीं कर सकती। शेंगजियांग जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, उसकी बॉडी से लगातार खून बहता जा रहा था और यीहान तो उससे मार देना चाहता था। इसलिए ग्रेट एल्डर को बीच में आना पड़ता है और वो यीहान से कहता है कि यीहान बस करो, रुक जाओ। जो सुनकर भी यीहान यहाँ लास्ट अटैक शेंगजियांग पर कर देता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि ठीक है मैं रुक गया, अब आप सब लोगों के सामने अनाउंस कर दो कि मैं ही अब से हमारे क्लैन का लीडर हूँ। लेकिन तभी अचानक यहाँ शेंगजियांग की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। और ये कहते ही शेंगजियांग बुरी कंडीशन के बावजूद भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यही तो शेंगजियांग की खासियत है कि वो कभी भी हार नहीं मानता। जो सब देखकर स्यूमी फन से बाहर की तरफ आते हुए कहती है कि शेंगजियांग ऐसा करके बिला वजह अपनी जिंदगी को जाया मत करो, जिस पर शेंगजियांग जवाब देते हुए कहता है कि इस कमीने ने गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए मेरे फादर को हराया, बताओ कि आखिर मैं ये सब कैसे जाने दूं। मैं नहीं रुकने वाला, आज के दिन मुझे हर हाल में जीतना है। ये कहते हुए शेंगजियांग ने फन से अपनी फिल्म की पावर एक्टिवेट कर ली, जो कि उसकी बॉडी में धंसे हुए आइस स्पाइक्स को पिघलाकर वेपोरेट कर देती है। दूसरी तरफ मास्टर यीहान तो ये देखकर हंसते हुए कह रहा था तो इसका मतलब कि कचरे के डब्बे तुम अभी भी खड़े हो सकते हो, तुमने तो वाकई में मुझे हैरान कर दिया है, तुम एक कॉकरोच से ज्यादा कुछ नहीं जो कि मरने का नाम ही नहीं लेता। और ये कहती वो फिर से अपने आइस स्पाइक्स की फुल पावर एक्टिवेट करके दोबारा से शेंगजियांग पर अटैक करने लगा। शेंगजियांग भी उन अटैक्स को डॉज करने के लिए फिर से जंप कर देता है, मगर हम देखते हैं कि उन आइस स्पाइक्स की तादाद काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके शेंगजियांग और भी ज्यादा इंजर्ड होने लगा। शेंगजियांग जानता रहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हारा जाएगा, उसे कुछ न कुछ करना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि शेंगजियांग ने फिर से अपने वर्मिलियन बर्ड और अज़ूर ड्रैगन दोनों की पावर को एक साथ कंबाइन करके एक्टिवेट कर दिया, जिसे वो फ्लेम ड्रैगन टेक्निक का नाम देता है। ये देखकर तो मिस यूमी भी सरप्राइज रह गई थी, क्योंकि वो इन दोनों टेक्निक्स को अलग अलग इस्तेमाल करती थी। हम देखते हैं कि शेंगजियांग अपने फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए आइस को पिघलाकर तीसी के साथ यहाँ यीहान की तरफ बढ़ने लगा, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ यीहान ने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी। मगर हम देखते हैं कि शेंगजियांग उस पर भारी पड़ने लगा और उसने एक पावरफुल पंच के साथ फौरन से यीहान को उठाकर पीछे की तरफ धकेल दिया। यीहान तो स्टेज के बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुका था, मगर कैसे तैसे वो खुद को संभाल लेता है, जहां वो अपने सामने यहाँ शेंगजियांग को उस फ्लेम ड्रैगन के साथ देख पा रहा था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने, आखिर तुझ जैसे पिद्दी की हिम्मत कैसी हुई मुझे इंजर्ड करने की, अब तुम मेरा असली कहर देखोगे, तुमने मुझे खुद इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। ये कहते ही मास्टर यीहान ने आसपास की आइस एनर्जी को इकट्ठा करते हुए फौरन से एक बड़ा सा आइस सरपेंट क्रिएट कर दिया था, जो देखकर शेंगजियांग ने अपने फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस आइस सरपेंट से टकराने की कोशिश की, मगर उसका फ्लेम ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो आइस सरपेंट यहाँ शेंगजियांग को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। मिस यूमी यहाँ पर शेंगजियांग को समझाते हुए कहती है कि समझने की कोशिश करो, अभी तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल काफी लो है, वो तुम्हारे डबल से भी ज्यादा कल्टीवेशन लेवल का वॉरियर है, तुम चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो सुनकर शेंगजियांग एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहता है कि अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे मालूम कैसे होगा। और ये कहते हुए शेंगजियांग ने एक बार फिर से अपनी फ्लेम ड्रैगन टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी। मिस यूमी तो देख पा रही थी कि शेंगजियांग ने मरने का फैसला कर लिया है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। ये सब काफी जरा अजीब था, आज से पहले उसने ऐसा इंसान कभी भी नहीं देखा था, जो कि इतनी बुरी तरीके से पिटने के बावजूद भी हर बार दोबारा से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। शेंगजियांग वाकई में काफी जरा जिद्दी था, जो कि यहाँ बुरी तरीके से पिटने के बावजूद भी खड़े होते हुए यीहान से कहता है कि चलो दोबारा शुरू करो। जो सुनकर तो अब मास्टर यीहान के भी गुस्से का पारा हाई हो गया था और वो फौरन से शेंगजियांग को गर्दन से पकड़ लेता है, जिस पर हम देखते हैं कि शेंगजियांग ने अपने खून को उसके मुंह पर थूक दिया। ये तो मास्टर यीहान के लिए काफी बेइज्जती वाली बात थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो अब शेंगजियांग को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़
सकता, वो सबसे पहले शेंजियांग का एक हाथ तोड़ देता है। इसके बाद वो उसे पीटते पीटते जमीन पर पटक कर उसके सर पर पैर रखते हुए कहता है कि तुम हमेशा से एक कचरा थे और तुम कचरा ही रहोगे। मगर हम देखते हैं कि शेंजियांग ने अपनी फ्लेम की पावर एक्टिवेट करके फोन से मास्टर यीहान को पीछे की तरफ धकेल दिया और इससे पहले कि वो उसे पंच कर पाता तभी मास्टर यीहान ने शेंजियांग के दूसरे हाथ में भी एक आइस स्पाइक्स खोप दिया, जिस वजह से उसके दोनों हाथ नकारा हो चुके थे। अपने दोनों हाथ तुड़वाने के बावजूद भी शेंजियांग रुकता नहीं, बल्कि वो यीहान को देखते हुए कह रहा था कि चलो दोबारा आओ। ऐसी मोटिवेशन देखकर तो हमारी क्यूट सी मिमी भी पिघल गई थी और वो शेंजियांग की मदद करने का फैसला करती है, जिस वजह से वो बायुई से कहने लगी कि बायुई आपसे तुम्हें ही इस लड़के का ख्याल रखना होगा। उसकी ये बात सुनकर तो बायुई परेशान होते हुए कहती है कि स्यूमी आखिर तुम क्या करने की सोच रही हो, जिस पर मैं स्यूमी कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक मास्टर यीहान ने एक बड़ा सा आइस बॉल क्रिएट करके फन से यहाँ शेंजियांग पर हमला कर दिया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि चलो अब मर जाओ। ये फाइनल अटैक वाकई में काफी जरा पावरफुल था, जिसके नीचे दबकर ऐसा लगता है कि शायद शेंजियांग मारा गया। सूजियान तो बुरी तरीके से टूट जाती है। बाकी के सब लोग भी काफी जरा हैरान हो चुके थे, जबकि मास्टर यीहान खुश होने लगा, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि शेंजियांग की बॉडी के आसपास एक अजीब सी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी। जिस मिस्टीरियस फॉर्मेशन की पावर्स तो काफी जरा खतरनाक थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। इस फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके शेंजियांग की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगी और उसकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी भी अनलीश हो रही थी। दूसरी तरफ शेंजियांग के सोल सी के अंदर हम देखते हैं कि मिस यूमी पहुंच जाती है, जो कि धीरे धीरे शेंजियांग के पास आकर उससे गले लगाते उसके होंठों पर किस करने लगी, जो करने की वजह से हम देखते हैं कि मिस यूमी की जितनी भी पावर्स और टेक्निक्स थी वो सारी की सारी शेंजियांग की बॉडी में एक साथ ही आ जाती है और इसी वजह से शेंजियांग की बॉडी से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जिसने मास्टर यीहान को तो उठाकर पीछे की तरफ पटक दिया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि वो देखता है कि शेंजियांग तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसकी बॉडी पर अजीब से मार्क्स बने हुए थे, जबकि साथ ही साथ उसका पावर लेवल भी टेरिफाइंग हद तक बढ़ चुका था। इस वक्त मास्टर यीहान को शेंजियांग काफी जरा खौफनाक दिखाई दे रहा था और इसी कूल सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसे लगी? अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ एक अच्छा सा प्यारा कमेंट भी कर देना, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों को ये सीरीज कितनी अच्छी लगी है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड कर दूंगा।